डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में पॉलिटी के पार्ट 5 को पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों के ही 4-4 वीडियोस हमारे यहाँ आ चुके हैं, आप जाके उनको चेक करिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए उनको। ये जो प्री इस बार का 2023 है इसमें बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो चलिए आज हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्ति है? पहला, आवधिक चुनाव। दूसरा, भेदभाव का पूर्ण अभाव। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। या चौथा, विधि का शासन। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें सी 1, 3, 4 ये ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव, यह भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक की चरित्र की अभिव्यक्ति है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस पर हम आते हैं तो भारत एक ऐसा पहला लोकतांत्रिक देश था जिसमें बिना किसी भेदभाव के, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न किसी सोशल स्टेटस या सामाजिक स्थिति, शिक्षा के आधार पर सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था। पहले 21 वर्ष था, फिर उसके बाद उसको संशोधित करके 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, इसके साथ जो दूसरी व्यवस्था है वह है आवधिक चुनाव। एक निश्चित अवधि के आधार पर हम देखते हैं 5 वर्ष का एक अवधि ली जाती है, उस आधार पर हमेशा चुनाव होते हैं। ठीक है, विधि का शासन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखने को मिलती है और भेदभाव का पूर्ण अभाव तो हम नहीं कह सकते। कहीं कहीं पर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना के कुछ सदस्य, न्यायाधीशों और लोकसभा के अध्यक्ष, इन लोगों के लिए हम कई बार कुछ अलग तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्तावना की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधान में की गई थी। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। तीसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे केवल एक बार संशोधित किया गया। इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें हमें यह बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो केवल जो दूसरा कथन है वह सही है। ठीक है, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वह सबसे पहले अमेरिका के संविधान में की गई थी, ना कि ब्रिटिश में। उसके बाद भारत सहित कई देशों ने इसका पालन किया है। प्रस्तावना शब्द का जो तात्पर्य है वह संविधान के परिचय से है। ठीक है, और जो जो दूसरा ऑप्शन है जो कि सही है, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसमें जो एकमात्र जो हम संशोधन देखते हैं वो 42वें में हुआ था, ना कि 44वें में। ठीक है, 1976 में संशोधन हुआ था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राज्य को गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए, यह एक प्रावधान है। पहला, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 में। दूसरा, निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 में। सी, अनुच्छेद 21 जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी, निर्देशक तत्वों वाला जो पॉइंट है वह सही है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, यह अनुच्छेद 39A में आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हम देखते हैं कि कई प्रकार की कानून बनाए गए हैं और कई प्रकार की ऐसी परोपकारी या समाजवादी कई प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, जिसमें यह भी एक प्रकार की नीति है। अब हम देखते हैं जो चौथा सवाल है वह, गांधी जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए उनके किन विचारों को निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है? पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तित्व या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार देना। इसमें से हमें सही उत्तर बताना। तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। ये तीनों ही जो गांधी जी के आदर्श हैं और इनके कुछ विचारधाराओं को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जिसे गांधीवादी विचारधारा के रूप में कहा जाता है। ठीक है,
जैसे कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाया जाना, उनको ऐसी शक्तियाँ, उनको ऐसे अधिकार प्रदान देना जो कि स्वायत्त शक्तियों के इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, यह अनुच्छेद 40 में आता है। ठीक है। राज्य विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करना, यह अनुच्छेद 43 में आता है। तीसरा, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समिति में सक्षम बनाना, यह अनुच्छेद 43B में आता है। और राज्य जनता के दुर्बल वर्गों में से, जैसे कि मैंने बताया SC ST या जो विशेष प्रकार के लोग हैं, उनको सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा, यह अनुच्छेद 46 में आता है। तो ये जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी मामले में को समवर्ती सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला, इस आशय का कैबिनेट प्रस्ताव। बी, अधिकांश राज्यों के राज्यपाल से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। सी, अधिकांश राज्यों के राज्यपालों से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। या डी, इस आशय का एक राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव। तो इसका हम ऑप्शन डी सही है। ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि यदि किसी मामले को राज्य सूची से, जिसमें सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, उसको देश के हित के लिए या किसी प्रकार की परिस्थिति में संघ सूची या समवर्ती सूची में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। जब मामले को समवर्ती सूची से संघ सूची में भी स्थानांतरित करना होता है तब भी यही स्थितियां आती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार एक सिविल सेवक को उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। और तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, ये दोनों इसमें सही हैं। देखिए, संविधान के अनुसार एक सिविल सेवक जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन करें यूपीएससी को, उसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के वारंट पर इन्हें नियुक्त करती है, तो इसलिए राष्ट्रपति के अलावा इन्हें कोई और नहीं हटा सकता है। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाओं को, मतलब जितनी भी ये सेंट्रल लेवल की जो चीज़ें होती हैं, इनको केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से नियंत्रित करती है और अंतिम जो इनका निर्णय होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि तत्काल जो नियंत्रण होता है वह राज्य सरकारों के निहित होता है। इन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई होती है, किसी भी प्रकार का दंड या रैंक में कमी, यह केवल केंद्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार हर 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस तारीख को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अनुबंधित सिविल सेवाओं का गठन किया जाता है। दूसरा, पहला सिविल सेवा दिवस 1949 में संविधान को अपनाने के बाद बनाया गया था। इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी, मतलब ना एक सही है ना दो सही है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में तो मनाती है। यह जो सिविल सेवकों को नागरिकों के लिए खुद को समर्पित करने, सार्वजनिक सेवा और काम की उत्कृष्टता में प्रतिबद्ध करने के लिए चिन्हित करता है। यह तारीख उस दिन मनाने के लिए चुनी जाती है जब भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे उनको संबोधित किया गया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा गया था। इस तरीके का पहला जो समारोह था वह उसके बाद विज्ञान भवन में नई दिल्ली में 21 अप्रैल 2006 को आयोजित किया गया था। तो उसके बाद से हमने देखा जब 1947 में जब वल्लभ भाई पटेल द्वारा जब संबोधित किया गया है, उसके बाद से सिविल सेवा दिवस को मनाया जाता है, ना कि अंग्रेजों द्वारा जब गठित किया गया था उस समय। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राष्ट्रपति को केंद्र के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। दूसरा,
संविधान के अनुसार संघ के सिविल सेवा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। हमें इसमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। इसका ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभाओं को क्रमशः केंद्र और राज्यों के तहत लोक सेवाओं और पदों की नियुक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 310 अनिवार्य रूप से यह बताता है कि संघ के सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। दूसरा, CAT के सदस्यों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का दर्जा दिया जाता है। तीसरा, CAT के आदेशों के खिलाफ भारत में किसी न्यायाधिकरण या अदालतों में कोई अपील नहीं की जा सकती। इसमें हमें ऑप्शन बताने हैं कि कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए यानी कि जो पहला और दूसरा है वह सही है। देखिए, सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिया जाता है। जो इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य हैं उनको दोनों क्षेत्रों से लिया जाता है। 2006 में प्रशासनिक अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसमें 1985 का जो ये अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया और सदस्यों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से CAT के आदेशों के खिलाफ केवल हाई कोर्ट में नहीं अपील हो सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, हालांकि चंद्र कुमार मामला इसका एक्सेप्शनल है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया था, यह मानते हुए कि न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वह मूल संरचना का हिस्सा है और वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार न्यायाधिकरण CAT के अंतर्गत आते हैं? पहला, केंद्र के अंतर्गत सिविल सेवक। दूसरा, रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारी। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक। और चौथा, संसद के सचिवीय कर्मचारी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब कि केंद्र के अंतर्गत सिविल सेवक और रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारी ये CAT के अंतर्गत आते हैं। CAT भर्ती और इसके अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों में सभी सेवा मामलों से संबद्ध मूल अधिकारिता का प्रयोग होता है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वह अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सिविल सेवाएं, केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों तक है। हालांकि हम देखते हैं कि रक्षा बलों के कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, इसके साथ साथ जो संसद के सचिवीय कर्मचारी हैं वह इसके दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इतने लोग इसमें आते हैं और इतने लोग नहीं आते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो जितने भी आप आज के क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब समझ में आए होंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इस चैनल में, उस ग्रुप में आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे, जितने भी हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं और जो अभी भी हो रही हैं उन सब की आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।